हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि सीटेट जनवरी 2024 में पूछे जाने वाले सेकेंड पेपर में विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ना भूलें। पहला इसमें है क्लोरोमाइसेटिन है क्या है? प्रतिरोधी, प्रति अवसादक, पीड़ाहारी, प्रतिजीवाणु। तो क्लोरोमाइसेटिन क्या होता है? इसमें विकल्प में प्रतिजीवाणु होता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा, निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? जिंक चूर्ण का, निकिल का, प्लेटिनम का, तांबे का। तो इसमें प्रयोग किया जाता है निकिल का प्रयोग किया जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, दूसरा का बी। तीसरा इसमें है, रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी है। भिंडी एक सब्जी है अतः वह फल नहीं हो सकती। भिंडी को पकाकर खाया जाता है अतः वह एक सब्जी है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य होगा? तो तीसरा का ए इसमें सही होगा कि भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है, क्योंकि रीमा ने अपने दोस्त को फल के लिए बताया था। तो फल इसमें सकारात्मक इस वाक्य को पूरा करने वाला वाक्य यह है, ए है, यानी तीसरा का ए ऑप्शन सही होगा। चौथा है, फसली पौधों पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ये दिया है, ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं, ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, ये फसली पादपों से जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। इनमें सही कथन है, यानी चारों कथन में से कौन कौन सही है उसको विकल्प में से चयनित करना है। तो इसमें देखेंगे कि जो खरपतवार के प्रभाव के विषय में दिया है, तो ये फसली पौधों की आरोग्य वृद्धि में सहायता करते हैं। तो खरपतवार वृद्धि को में अवरोध उत्पन्न करते हैं, सहायता नहीं करते हैं, यानी ये वाक्य गलत होगा। ये कटाई में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये पादप की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, ये भी सही। ये फसली पादपों से जल, पोषकों, स्थान तथा प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं, ये भी सही है। यानी तीन वाक्य बी सी डी सही है। तो बी सी डी किसमें सही है? सी ऑप्शन में है, यानी 4 का सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। केला, बैगन, भिंडी, कद्दू, जिसको काशी फल कहते हैं। इनमें से पौधों का ऐसा युगल चुनिए जिनमें 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। इसमें पहचानना है, तो कौन सा इसमें सही होगा कि इसमें युगल जिसमें 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं, इसमें केले में होता है, बैगन में नहीं होता है, भिंडी में भी नहीं होता है, कद्दू में 2 भाग होते हैं। इसके बाहरी और आंतरिक भागों को भी खाया जाता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला, ए और डी, यानी केला और कद्दू। पांचवा का कौन सा आंसर सही होगा? सी होगा। नेक्स्ट आते हैं, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है नींबुओं में, आंवला में, कच्चे आमों में, अंगूरों में। तो इसमें पहचाना है, ऑप्शन दिया है ए बी सी डी। तो 2 से 1 से अधिक पदार्थों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। 2 ऑप्शन दिया है इसमें, तो कौन सा सही होगा? सी और डी। कच्चे आमों में पाया जाता है और अंगूरों में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, तो यानी सी और डी, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6 का सी सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 7वां प्रश्न, नीचे दिए कथनों का अध्ययन कीजिए। शुष्क, ये पहले दिया है, शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता है। पोषकों का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण घुली हुई अवस्था में ही होता है। विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा के गठन में सुधार होता है।
फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा समृद्ध बनती है, जिसके कारण गैसों का विनिमय आदान प्रदान सरल हो जाता है। जल फसलों की पाले शीत और गर्म वायु दोनों से रक्षा करता है। तो ये वाक्य दिए है, ये कथन कौन से हैं जो फसलों की सिंचाई की पुष्टि करते हैं, सिंचाई संबंधित हैं, यानी उनके लिए सत्य है। इसमें देखा जाएगा कि बी ऑप्शन इसका होगा। 7 का कौन सा था? बी होगा, यानी ए वाला भी है फसल के लिए, बी वाला है, और कौन है? ई वाला है। ये सी और डी इसमें नहीं है, तो इतना वाक्य इसमें सही होगा। बी ऑप्शन 7 का सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 8वां, किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए दोमट और बलुई, मृणम और मृणम में और दोमट। तो कैसी मिट्टी होनी चाहिए गेहूं और चने के लिए? तो 8 का आंसर इसमें आएगा डी, यानी मृणमय और दोमट होनी चाहिए। 9वां प्रश्न, अल्का कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है चर्म में, ऊन में, रक्त में, अंडों में। ये कहाँ पाया जाता है? ये ऊन में पाया जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा 9 का। 10वां प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कहाँ रहता है? आमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में, पित्त में। तो कहाँ यकृत रहता है? यकृत में एकत्रित भंडारित रहता है। 10 का कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, एस्पिरिन है प्रतिजैविक, एंटीपायरेटिक, समक, इनमें से कोई नहीं। ये किस प्रकार इसकी प्रगति होती है? एंटीपायरेटिक होती है, यानी बी ऑप्शन सही होगा 11 का बी। 12 है, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? ब्यूटाडाइन, एथिलीन, आइसोप्रीन, स्टायरीन। तो किसका है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबड़। तो 12 का सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 13वां प्रश्न, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है? रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पॉलीस्टीरीन। तो किससे बनाया जाता है? रेयान से बनाया जाता है, यानी 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। 14वां है, ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है, क्या है? नायलॉन, टेफ्लॉन, आर्लान, बेकेलाइट। इसमें 14 का सही होगा सी, आर्लान होता है। इसके बाद देखिए 15वां प्रश्न की तरफ आते हैं। नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएथिलीन से, पॉलीप्रोपिलीन से, पॉलीएमाइड से, पॉलीएस्टर से। तो नायलॉन किससे बनाई जाती है? तो ये पॉलीएमाइड से बनाई जाती है, यानी 15 का सी आंसर सही होगा। 16वां, हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन और एडिबिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या होता है? टॉलेंस, बैकेलाइट, नायलॉन छाछड़, टेरिलीन। तो इसमें मिथाइलिन डायमाइन और एडिबिक एसिड के संघनन से कौन सा पॉलीमर मिलता है, कौन सा बहुलक मिलता है? तो 16 का सी इसमें से होगा, नायलॉन 66 मिलता है, नायलॉन 66 मिलता है। 16 का सी। 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? ऊन, चमड़ा, नायलॉन, रेशम। प्राकृतिक बहुलक नहीं है, इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इसमें सी देखेंगे, नायलॉन ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये संश्लेषित बहुलक है, बनाया जाता है। तो सी, 17 का सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 18, साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण होता है? दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ग्लिसरॉल, दीर्घ श्रृंखला डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, दीर्घ श्रृंखला ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसमें सही आंसर इसमें डी जाता है, 18 का डी, दीर्घ श्रृंखला ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। तो 18 का कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन। 19 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से साबुन के विनिर्माण के लिए सर्वाधिक कच्चा माल है? वसाएं एवं दाहक क्षार, वसाएं एवं पोटाश, वसाएं एवं अम्ल, वनस्पति तेल एवं पोटाश। तो कौन अति आवश्यक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है साबुन बनाने के लिए?
तो 19 का इसमें सही आंसर इसमें सी जाता है, वसाएं एवं अम्ल की आवश्यकता होती है। 20वां है अपमार्जक है, साबुन, औषधि, उत्प्रेरक, शोधन अभिकर्ता। ये अपमार्जक जो होता है वह एक प्रकार का क्या होता है, साबुन होता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा, 20 का ए। अब नेक्स्ट आते हैं 21 प्रश्न, वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। समतल दर्पण के सम्मुख, उत्तल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण के सम्मुख, इनमें से कोई नहीं। तो किसके सम्मुख रखा जाता है, ये अवतल दर्पण के सम्मुख रखा जाता है। जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसी माप का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो सी आंसर सही होगा, 21 का सी होगा। इसके बाद 22वां प्रश्न आते हैं, अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखेंगे फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो अपसारी प्रतिबिंब किरण पुंज प्राप्त करना है यानी समानांतर, तो वस्तु को कहाँ पर रखा जाएगा, फोकस पर रखा जाएगा कि फोकस और ध्रुव के बीच में। तो 22 का इसमें सही आंसर होगा डी वाला कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखें। 23वां है, एक अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है अनंत को बनने के लिए प्रतिबिंब, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका सही होगा। 23 इसमें प्रश्न आते हैं, एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है, वह दर्पण है उत्तल, अवतल, समतल, कोई भी नहीं। तो बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है तो इसमें किसकी संभावना हो सकती है, अवतल दर्पण की हो सकती है, क्योंकि उत्तल में छोटा बनता है, समतल में बराबर बनता है। तो बी ऑप्शन सही होगा, 23 का बी। अब इसके बाद 24 प्रश्न आते हैं, फोकस दूरी एफ के एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 2f की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, इसके प्रतिबिंब की लंबाई होगी। तो इसके प्रतिबिंब की लंबाई निकाल सकते हैं तो कितना आएगा, इसमें फार्मूला लगा सकते हैं, वस्तु की लंबाई y2/y1 इक्वल टू क्या होता है, v/u। तो इसमें क्या होगा, मुख्य अक्ष पर 2f की दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखा है, तो 2f की दूरी पर रखा है, फोकस f के एकदम मुख्य अक्ष पर 2f की दूरी पर रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर ही बनता है। तो कितना आ जाएगा, v/u, v का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हल करेंगे 2f दूरी पर रखेंगे तो 2f मिलेगा, यानी v/u, तो v और u दोनों 2f होगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो y2 का मान कितना है, प्रतिबिंब निकालना है, y1 का मान 5 है, तो y2 भी कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, यानी 24 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। 25 आते हैं, एक मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी बनता है, ज्वाला की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर, दर्पण की फोकस दूरी होगी। तो यहाँ से इसमें फार्मूले लगा के सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर इसमें आएगा बी, यानी 20 सेंटीमीटर आएगा। ये 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो यानी v का वैल्यू कितना दे दिया है, 30 सेंटीमीटर। ज्वाला की लंबाई यानी वस्तु की लंबाई y1 का वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की लंबाई यानी y2 बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ से y2/y1 जो रेखीय आवर्धन है इसके हिसाब से u निकाल लेंगे, u और v निकल जाएगा, तो f का फार्मूला लगा देंगे लेंस के लिए, तो f का वैल्यू आ जाएगा, तो देखेंगे 20 सेंटीमीटर का वैल्यू आएगा 25 का। नेक्स्ट आते हैं 26 प्रश्न, एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु किसी गोली दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, उसका प्रतिबिंब सीधा व 30 सेंटीमीटर लंबा किस प्रकार का बनता है, उत्तल, समतल, अवतल, कोई भी हो सकता है। तो 10 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वस्तु लंबी है, 3 सेंटीमीटर बनता है प्रतिबिंब उसका, यानी वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। तो इसमें किस लेंस के होने की संभावना है, तो इसमें सही आंसर इसका सी जाएगा, अवतल लेंस की होने की संभावना है, इसमें बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है, तो सी आंसर इसका सही है। उत्तल में
हमेशा छोटा ही बनता है, समतल बराबर बनता है। यहाँ 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर क्या है, प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर है तो बड़ा प्रतिबिंब है, तो बड़ा किस में बन सकता है, सी अवतल दर्पण में। अवतल लेंस में तो इसमें अवतल दर्पण में। 27 रहते हैं, मृग तीक्ष्णा मीरेज उदाहरण है अपवर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, विक्षेपण का, विवर्तन का। तो जो मीरेज होता है वो किस घटना का उदाहरण है, तो इसमें सही आंसर इसमें बी जाएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। 27 का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 28 है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, व्यतिकरण पर, विवर्तन पर, ध्रुवण पर। ये किस घटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है एंडोस्कोपी। 29 है, इंद्रधनुष कारण के कारण होता है परावर्तन कारण, अपवर्तन कारण, प्रकीर्णन कारण, परावर्तन एवं अपवर्तन कारण। तो जो इंद्रधनुष बनता है वो परावर्तन और अपवर्तन दोनों क्रिया कारण होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 29 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं ये 29 वाला, फिर इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला रिपीट हो गया क्वेश्चन। तीसरा, इसमें आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, विवर्तन कारण, अपवर्तन कारण, प्रकीर्णन कारण, परावर्तन कारण। तो जो आकाश का नीला रंग होता है वो प्रकीर्णन कारण दिखाई देता है नीला रंग, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसके बाद देखिए ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला थी जो कि विज्ञान वर्ग के लिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जितने भी क्वेश्चन है सब कंटेंट बेस्ड है, पेडोलॉजी इसमें नहीं है। तो इसमें यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।